नमस्कार, आप देख रहे हैं जन तहलका। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। करनाल और हरियाणा की यदि बात करें तो करनाल में 25 मई को लोकसभा में मतदान हो चुका है। मतदान लोगों ने किस आधार पर किया है, किन मुद्दों को लेकर के किया है, क्या मुद्दे इस लोकसभा चुनाव में हावी रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये इस बात को लेकर के भी है कि करनाल लोकसभा क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण सीट बन चुकी थी, क्योंकि करनाल में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर, उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर करनाल लोकसभा से मैदान में उतारा था। उनके सामने नौजवान युवा दीवानसु बुद्धि राजा को कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया था। हालांकि इन दोनों के बीच में चुनाव आखिरी दिनों में सीधम-सीध हो गया, लेकिन एनसीपी के मराठा वीरेंद्र वर्मा वो भी इस मुकाबले को तिकोना बनाने के प्रयास में लगे रहे। आखिरी दिनों में जिस दिन मतदान हुआ, यदि उस मतदान के सर्वे की बात करें, उस मतदान के आंकड़ों की बात करें, तो वीरेंद्र वर्मा उस मतदान के रुझान में पिछड़ते नजर आए और मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच बन गया। आखिर इस मुकाबले में क्या मुद्दे रहे हैं, किन मुद्दे लोगों को प्रभावित करते रहे हैं मतदाताओं को, और मतदाताओं ने क्या सोचा है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये भी था कि हरियाणा में जो उस समय मुख्यमंत्री रहे, तत्कालीन मुख्यमंत्री उनको बोलेंगे मनोहर लाल खट्टर जी, इनके 9.5 साल के काम, यानी 9.5 साल इन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए काम जो किए हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची, ईमानदारी की बात इन्होंने की है, सबका साथ सबका विकास की बात की है। आखिर कहीं ये लोगों को प्रभावित किया है? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे भी कहीं रहे हैं। और 400 पार की बात हो रही थी, क्या इन 400 पार के जो नारे हैं, इसको लेकर के भी लोग कहीं प्रभावित हुए हैं? बहुत सारे मसले हैं। इन मसलों को लेकर के हम जो राजनीतिक समझ रखने वाले लोग हैं, उनसे आपकी बात कराएंगे, उनसे मिलवाएंगे, क्योंकि हमारे पास और रोज़ाना लोगों के फ़ोन ये आ रहे हैं, भाई जीत कौन रहा, हार कौन रहा है। लोगों के दावे रोज़ाना हो रहे हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं जीत हम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं जीत हम रहे हैं। आखिर लोग क्या सोच रहे हैं? हालांकि मतगणना जो है वो 4 जून को होने वाली है, और 4 जून से पहले ये दावे और प्रति दावे होते रहेंगे। आप सुनिएगा, ये जो राजनीतिक समझ रखने वाले लोग हैं, इनकी राय क्या है। जी, इन मुद्दों को आपने सुना है। आप इन मुद्दों को लेकर के किस रूप में देखते हैं कि ये जो इस तरह की चेतावनी भरे शब्द यूज किए गए हैं, किस रूप में जानते हैं, किस रूप में देखते हैं, किस रूप में मानते हैं? जनता का स्वागत है। नमस्कार निर्मल जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का भी, आपके सबको मेरी राम राम। आपने समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से जिला युवा सचिव नवीन रिंडल, आपको ये जो शब्द आप बता रहे हैं, ये हमने भी सुने हैं कि मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से धमकी दे रहे हैं। पहली बात तो ये वक्त बताएगा कि 5 तारीख को ये कह रहे हैं कि हम देखेंगे, 4 तारीख को जो नतीजा आने वाला है, ये सांसद बनते भी हैं या नहीं बनते हैं, क्योंकि लोगों ने इनको पूर्ण रूप से नकार दिया है। और भाजपा ने भी इनको 9.5 साल जो बाद मुख्यमंत्री इनको बदलना पड़ा, वो इनकी सिर्फ इन्हीं शब्दों की वजह से बदलना पड़ा, क्योंकि उससे पहले भी किसी गर्दन पे परसा चला देते थे, किसी को चांद पर भेज देते थे, कोई रोजगार की बात करता था। तो ये बड़े अहंकारी किस्म के जो है मुख्यमंत्री मैंने देखे हैं, जिनकी जो बोलबाणी है इस तरह की है। और आज ये कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं। ये चुनाव का पर्व था, चुनाव में सब अपनी लोकतंत्र का अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिवक्ता की आज़ादी को छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। ये अधिकार था जिसकी जहां वोट है वो वहां डाले। और चुनाव मेरे हिसाब से सभी कर्मचारियों ने निष्पक्ष रूप से ही कराया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अगर अपनी हार का ठीकरा इनको कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, वो हार, उसका ठीकरा कर्मचारियों के ऊपर फोड़ना चाहते हैं तो फोड़ते रहे। ये तो वक्त बताएगा कि 4 तारीख को मनोहर लाल जी कहाँ जाने वाले हैं। 4 तारीख को कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन जिस तरह की बोलबानी आपने कही है कि अहंकार की यदि बात आती है, तो फिर मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी जो छवि है ईमानदार की, हरियाणा में
सबका साथ सबका विकास की बहुत सारी छवि थी। फिर ये नकारने वाली बात है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में भी है उनका कहीं कोई सम्मान नहीं हुआ, ऐसी बात भी आपको कोई सुनने में आई? भारतीय जनता पार्टी में जो अभी तक चलता रहा, तानाशाह शासन चलता रहा। माननीय जो मनोहर लाल जी थे, किसी कार्यकर्ता की, किसी मंत्री की, किसी विधायक की नहीं सुनते थे, जिसकी वजह से आज सभी विधायक तंग हैं। उनके हलके में काम नहीं हुआ और विधायकों को कहीं ना कहीं लोगों को बीच में जाते हुए शर्म भी आती थी कि हम आगे वोट किस नाम पे मांगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इनकी सुनते नहीं थे। और दूसरी बात, जो इनका व्यवहार था उसी के चलते आज जो है मुख्यमंत्री बदलना पड़ा भाजपा सरकार को। आज एक शांत स्वभाव के मुख्यमंत्री को जो है इन्होंने बनाया है, कि जिनका कहते हैं कि शांत स्वभाव के धनी हैं, जो नायब सिंह सैनी जी हैं, इसीलिए उनको बनाया है। और ग्राउंड ज़मीन लेवल से जुड़े हुए व्यक्ति बताते हैं। देखते हैं अभी 4 महीने का वक्त उनके पास मिलेगा उनको, तो देखते हैं क्या काम करते हैं। जो समस्याएं भाजपा के लोगों को रही हैं, तमाम पब्लिक को, विपक्ष को तो समस्याएं रही हैं, लेकिन भाजपा के लोगों को भी जो समस्याएं रही हैं वो नायब सिंह सैनी जी दूर कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। नायब सिंह सैनी बड़ी आपने बात की, लेकिन क्या नायब सिंह सैनी से ऊपर अपने आप को मनोहर लाल अभी भी समझते हैं? ये तभी इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की धमकी भरे शब्द। ये तो लोगों को भी सोचना चाहिए कि देखिए, मनोहर लाल जी आज ना विधायक हैं, ना सांसद हैं, और ना ही कोई मुख्यमंत्री हैं। और जो मुख्यमंत्री से भी ऊपर बढ़कर इस तरह से मतलब धमकी दे रहे हैं कर्मचारियों को, किस नाते से दे रहे हैं? बड़ी सोचने की बात है। ये बात तो नायब सैनी भी कह चुके हैं, भाई कुछ न गड़बड़ की है। नहीं, देखिए, नायब सिंह सैनी जी अगर उनकी पार्टी के जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी थे ये इस तरह की बात कर रहे हैं, वो उसकी बात का खंडन तो नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों जो एक ही दल के व्यक्ति हैं। लेकिन इस तरह की बात जिस भी व्यक्ति ने कही है वो सरासर गलत है। इस तरह की धमकी लोगों को या कर्मचारियों को नहीं देनी चाहिए। आज ये कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं, कल लोगों को भी धमकी देंगे। और मुख्यमंत्री जी का जो था, चलो हम कहते हैं, वो कह भी सकते हैं, लेकिन मनोहर लाल जी किस बेस पे बात कह रहे हैं? सबसे बड़ी सोचने की तो बात ये है। तो कहीं आपको लग रहा है भाई चुनाव में कहीं हार दिख रही थी इसलिए कह रहे हैं कोई? इस तरह की बातें कोई भी जो है प्रत्याशी तभी करता है जब उनको कहीं ना कहीं नजर आए, अपने कदम उखड़ते हुए नजर आए। और मनोहर लाल जी के जो है कदम चुनावी मैदान से उखड़ते हुए नजर आए हैं, क्योंकि लोगों में उनका जो है नाराजगी थी। गांव में घुसने नहीं दिया, काले झंडे दिखाए गए, भाजपा के झंडे उतार कर फेंके गए। अच्छा, एक चीज़ और नवीन जी, बहुत अहम सवाल है कि यदि किसी कारणवश भगवान जी उनको जीत भी दे देता है, तो करनाल की सीट तो पिछले जो चुनाव में आम आदमी था, वो आम ही कार्यकर्ता था इनका, संजय भाटिया जी, वो 6 लाख के करीब वोटों से उनका जीत का मार्जिन था। क्या वो मार्जिन को पूरा कर पाएंगे? यदि पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या इनकी लोकप्रियता पर भी जो सवाल उठेगा मनोहर लाल खट्टर की? देखिए, ये तो एक बात बिल्कुल तय है कि आज जिस तरह से संजय भाटिया जी देश में दूसरे स्थान पर रहे थे वोटों से जीतने का मार्जिन जो था, आज वो मार्जिन रहने वाला नहीं है, क्योंकि मनोहर लाल के प्रति जनता में काफ़ी नाराज़गी है। यदि आप कहते हो, मैं मानता हूँ, पहली बात तो वो जीत नहीं रहे हैं, लेकिन अगर वो जीत भी जाते हैं तो इस मार्जिन को तो छूना उनके लिए असंभव है, असंभव। और शायद ही भाजपा का कोई प्रत्याशी इतने मार्जिन से जीत पाए। तो क्या आपको लग रहा है कि आखिर में ये इस तरह की शब्द बाणी, इस तरह की बोलबाणी क्या नेताओं को कार्यकर्ताओं के प्रति उत्साहित करने के लिए की जाती है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए की जाती है, या अपने जो उनके अंदर जो पीड़ा है हार के डर की, क्या वो नजर आ रही है? अगर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है, उनके काम करके बढ़ाएं। कार्यकर्ताओं के बहुत से काम होते हैं जो इस सरकार में नहीं हो रहे थे, उनके काम करें, उनका मनोबल बढ़ाएं। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को, किसी वर्ग को, जिसका कर्मचारी वर्ग को धमकी दी है, वो सरासर निंदनीय बात है, गलत बात है। और कोई भी पार्टी का व्यक्ति, मैं खाली भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर इस तरह की निंदनीय बात करता है या इस तरह की धमकी भरी बात करता है तो वो सरासर गलत है। लोकसभा चुनाव में किस तरह के रुझान रहे हैं, लोगों ने किन मुद्दों को आधार बना करके वोट डाला है, और अब वोट डालने के बाद लोग क्या सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर के, हम आपसे मिलवाएंगे कुछ लोगों से। और इस समय हम आपकी बात करा रहे हैं राजनीतिक रूप से समझ रखने वाले वेद प्रकाश जी से। वेद प्रकाश जी, इन हरियाणा में जो चुनाव हुए हैं, यहाँ बदलाव की एक बयार की बात हो रही थी, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो 10 की 10 सीटें जीतने की बात कर रही थी। दावे बहुत सारे थे, वायदे बहुत सारे थे, सरकार के कामों के आधार पर वोट पड़ी हैं, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट पड़ी हैं, या इस सरकार के विरोध में वोट पड़ी हैं। क्या मान रहे हैं, किस तरह का आकलन आपका?
देखिए निर्मल जी, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 की 10 सीटों पे बीजेपी फंसी हुई है। हरियाणा में किसान आंदोलन बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, महिला पहलवान का मुद्दा भी बहुत बड़ा रहा है, और जो कर्मचारी वर्ग है उसका मुद्दा भी बड़ा रहा है, और सरपंचों की नाराज़गी भी मेरे को ऐसा लग रहा है बीजेपी को कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाली है। और बीजेपी जो 10 की 10 सीट की बात कर रही थी, हरियाणा में अभी ऐसे हालात हमें नज़र नहीं आ रहे कि बीजेपी 10 की 10 सीटें जीत जाएगी। ज़्यादातर 1-2 सीट की स्थिति कुछ स्पष्ट है, और ज़्यादातर सीटें फंसी हुई है। बीजेपी खुद मान रही है कि मार्जिन घट गया है, और ऐसा लग रहा है कि हरियाणा से लगता है कि बीजेपी को काफ़ी बड़ा नुकसान होने वाला है 2019 के मुकाबले। तो वजह क्या रही है? प्रधानमंत्री जी तो 400 पार की बात करते थे, बहुत सारे मुद्दे लेकर के बात कर रहे थे। हरियाणा में मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो हरियाणा में विकास के दावे उन्होंने किए हैं। हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात की है, सबका साथ सबका विकास बात की है। बहुत सारे मुद्दे थे, आखिर क्या लोगों ने उन सारे मुद्दों को नकार दिया है? सरकार के कामों को नकार दिया? देखिए जी, हरियाणा में क्या है, बीजेपी ने नारा लगाया 400 पार का। पहले 2 चरण में वोट पड़ी, और 2 चरण में मतदान के रुझान के बाद बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया। उससे मेरे को लगता है कि बीजेपी ने जो 400 पार का नारा लगाया था वो नारा बैकफायर कर गया, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने पहले चरण के मतदान में कुछ ऐसे बयान दे दिए जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ। क्योंकि जनता ये कह रही थी अगर पूर्ण सरकार बनानी है तो सरकार तो 272 सीटों पे बन जाएगी, तो आप 400 पार का नारा क्यों लगा रहे हो। इसमें बीजेपी के 4-5 बड़े नेताओं ने ये कह दिया कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हमने संविधान में बदलाव करने हैं। और जब उन्होंने ये बात कही तो ख़ास तौर पे दलित वर्ग और ओबीसी वर्ग के अंदर ये संदेश चला गया कि अगर इनको 400 सीटें मिल गई तो ये कहीं ना कहीं आरक्षण ख़त्म ना कर दे, या कुछ लोगों के तो मन में यहाँ तक बात आ गई कभी ये वोटिंग वाला सिस्टम ही ख़त्म ना कर दे। मतलब वोटिंग वाला सिस्टम, दोबारा वोट ना पड़े? हाँ, कि ऐसे ही हो सकता है कि भी मतदान ही आखिरी बार हो रहा हो, कभी दोबारा चुनाव ही ना हो। और ये जो उनका 400 पार का नारा था ये बैकफायर कर गया, और उसके बाद 2 चरण के मतदान के बाद बीजेपी ने 400 पार भी कहना बंद कर दिया, और संविधान में बदलाव की बात भी कहनी बंद कर दी, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं से ये रिपोर्ट मिल गई कि इसका बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन वो नुकसान इतना बड़ा हो चुका था, संदेश जिस वर्ग के अंदर जाना था वो चला गया था, और फिर हरियाणा में 25 तारीख को मतदान हुआ, और बीजेपी कहीं ना कहीं उस मुद्दे में उलझी है, और बीजेपी ने उस मुद्दे की वजह से हरियाणा के अंदर, हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे थे, और उन्होंने बिना खर्ची बिना पर्ची की बात करी, गरीब लोगों को नौकरियां देने की बात की, बहुत सारे जो काम हैं वो गिनवाए। क्या उनका भी कोई प्रभाव था इस चुनाव में, या उनको लोगों ने पसंद ही नहीं किया? नहीं, मेरे को लगता नहीं, थोड़ा बहुत असर एक दो जगह, ये जो नौकरी वाला बिना खर्ची वाला, ये थोड़ा बहुत ये मुद्दा तो देखने को कहीं ना कहीं मिला है। बीजेपी का जो सपोर्टर था वो ये बात करता था, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा थी। अगर नौकरी दी है तो बेरोजगारी भी हरियाणा में सबसे ज़्यादा थी। ये बात इस जो इन्होंने 1-2 काम किए उनके ऊपर हैवी होगी। और ये किसानों का मुद्दा भी कुछ ज़्यादा? किसानों का मुद्दा बहुत ज़्यादा हैवी रहा हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में जो किसानों का बड़ा वर्ग है वो बीजेपी के खिलाफ था। उसमें 2 समुदाय तो ऐसे थे जो बड़ा वर्ग था, जिनका किसान आंदोलन में सबसे बड़ा सहयोग था, वो बिल्कुल इस मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ थे। और ओपीएस के नाम पे या अन्य मुद्दों के नाम पे कर्मचारी वर्ग भी मेरे को लग रहा है बीजेपी के खिलाफ था। और सरपंचों को जो अधिकार घटाए गए हैं, मेरे को लगता है साइलेंट रूप से सरपंचों का मुद्दा भी कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान कर रहा है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है, जो उनका नाम है, वो कितना इनके फ़ायदे में जा रहा है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो छवि थी वो 2019 के मुकाबले 2024 में उनकी छवि कुछ कमज़ोर हुई है। मतदाता का विश्वास उन पर कुछ कम हुआ है, और उसकी वजह से जो पहले 2019 में हमने देखा था, मोदी जी की रैली होती थी, मोदी जी के नारे लगते थे, या मोदी जी जहाँ आकर रैली करते थे वहाँ एकदम हवा बदल जाती थी। लेकिन अब की बार ऐसी चीज़ देखने को मिली नहीं।
मेरे को लग नहीं रहा कि अब की बार मोदी जी के चेहरे ने ज़्यादा काम किया है, लेकिन फिर भी एक जो वर्ग था जो मोदी जी के काम में असंतुष्ट था उसने मोदी जी को वोट दी है, लेकिन नाराज़गी वाला वर्ग कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है। मोदी जी के नाम और जो काम है वो तो आपके नज़दीक जो कुरुक्षेत्र जिला है इसमें क्लियर दिख रहे हैं, क्योंकि जो शुरुआत थी वहाँ नवीन जिंदल की जो पोजीशन बहुत ख़राब थी, उनके बारे में कोयला चोरी और कोयला घोटाला और भ्रष्टाचार के कई मामले उछले थे, उसमें उनकी पोजीशन बड़ी वीक थी। आखिर में वो बड़े मुकाबले में आ गए। नहीं, देखिए यही चीज़ निर्मल जी आप कह रहे हो। अब कुरुक्षेत्र में हुआ क्या है कि 2014 में खुद प्रधानमंत्री जी ने आके कहा था कि नवीन जिंदल कोयला चोर है और इसने बड़ा घोटाला किया है, और 2024 तक नवीन जिंदल जी के खिलाफ ना कोई कार्रवाई हुई, कुछ नहीं हुआ उनके खिलाफ। और 2024 के चुनाव में ऐन वक्त में मतलब 1 घंटे के अंदर उनको पार्टी में शामिल करके टिकट दे दी, और जनता के अंदर वही प्रचार ये मैसेज चला गया कि भाई जब तक ये दूसरी पार्टी में थे तब तक मोदी जी इनको कोयला चोर बताते थे, और आज बीजेपी में इनको शामिल करके टिकट दे दिया, आज ये कोयला चोर नहीं रहे हैं। इन जो मोदी जी ने जिन लोगों के ऊपर खुद आरोप लगाए थे और उनको खुद बीजेपी में शामिल करके टिकटें दे दी, उससे मोदी जी की छवि को नुकसान हुआ। ये पूरे हरियाणा में इस तरह का नुकसान हुआ भ्रष्टाचार के मामले को लेकर? देखिए पूरे हरियाणा में नुकसान हुआ। पूरे हरियाणा के अंदर 10 में से 6 टिकटें ऐसी हैं जो बीजेपी ने कांग्रेस से लोगों को शामिल किया और उनको दी है। रणजीत चौटाला जी पुराने प्रधानमंत्री तो कांग्रेसियों को बड़ी बड़ी आलोचना करते हैं, बहुत उनको उनकी भ्रष्टाचारी बताते हैं, फिर ये कांग्रेसियों को कैसे शामिल कर लिया? वो तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे कैसे शामिल कर लिया। उस इन बातों को लेकर कैसे उनकी छवि पे असर हुआ? छवि पे बिल्कुल असर हुआ है मोदी जी की। जैसे महाराष्ट्र के 3-4 बड़े नेता थे, उनको 3 दिन पहले जो अजीत पवार जी थे 3 दिन पहले कहा कि 70,000 करोड़ के घोटालेबाज, और 3 दिन बाद उनको सरकार में शामिल करके उप मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे ही नवीन जिंदल जी को शामिल किया। ऐसे बहुत नेताओं के नाम लिए जाते हैं जो बीजेपी में शामिल किए गए। इनसे जनता के अंदर संदेश गलत गया। जनता को यह महसूस हुआ कि ये खाली जो कार्रवाई है भ्रष्टाचार के आरोप है विपक्ष पे लगाते हैं, और जब वही नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनके खिलाफ सारी कार्रवाई बंद हो जाती है। इससे प्रधानमंत्री जी की छवि को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा, छवि को नुकसान हुआ, लेकिन हरियाणा में किसकी छवि ठीक रही या वोटिंग को लेकर के किसके पक्ष में वोट अधिक आपको लग रहा गए हैं? क्या कांग्रेस पार्टी इस समय फायदे में है, क्योंकि पिछले बार 10 की 10 जीरो आई थी हरियाणा में कांग्रेस की? नहीं, 2019 के मुकाबले हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। देखिए आप चुनाव देखिए, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब 20 मई तक पूरे हरियाणा में प्रचार कर रहे थे चुनाव का, और लास्ट के 5 दिन में वो खुद करनाल में अपनी सीट पे आके फंस गए, और लास्ट में उनको यहाँ पर अमित शाह जी को बुलाना पड़ा, नड्डा जी को बुलाना पड़ा, राजनाथ सिंह जी को बुलाना पड़ा। मतलब कि वो खुद तो पूरे हरियाणा में प्रचार करते रहे, लेकिन जब लास्ट में उनके 5 दिन में उनके पास रिपोर्ट गई कि आपकी खुद की सीट संकट में फंस गई, फिर उनको पूरे एकदम यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं को बुलाना पड़ा, और ये हालात पूरे हरियाणा में है। और कांग्रेस ने अब की बार एक काम जो किया है, कांग्रेस ने जो टिकटें अब की बार बांटी है वो बड़ी बारीकी से और बड़ा विश्लेषण करने के बाद टिकटें दी है। इसीलिए कांग्रेस आज हरियाणा के अंदर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है और कांग्रेस को बड़ा फायदा होने वाला है। चुनाव में क्या पोजीशन मतगणना में रहने वाली है, कुछ अनुमान है? मतगणना में एज कांग्रेस का रहेगा, मतलब कांग्रेस बीजेपी से ज़्यादा सीटें लेने जा रही है हरियाणा के अंदर। बीजेपी से? हाँ। यानी 10 में से आप लगाओ, जब ज़्यादा कह दिया तो 6 सीटें तो आप पक्की मान के चलो। अच्छा, 6 सीटें पक्की आप मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल। और बीजेपी को? बीजेपी की देखिए, अगर बीजेपी के हिसाब से सोचे तो बीजेपी करनाल की सीट अपनी समझती है, और गुड़गांव की सीट अपनी समझती है, फरीदाबाद की सीट अपनी समझती है। लेकिन मेरे अनुमान में देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नज़दीकी मुकाबला है और 13-14 लाख वोट हर लोकसभा में डली हुई हैं, तो जब अंतर 1,50,000 का वोट कराया जाए तो फिर उसमें कुछ भी हो जाता है, उसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। ये तो फिर नतीजा ही बताएगा कि इन सीटों पर क्या होगा। अनुमान है, नतीजे फाइनल कर देंगे, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी सी फंसी हुई है और कांग्रेस फायदे में नज़र आ रही है। देखते रहिए जनता का।